हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का स्वागत है आज की क्लास में। जल्दी से भाई आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, हमारा जो ऐप पर मास्टर कोर्स चल रहा है उसके अंतर्गत आज हमारी 13वीं क्लास 13वीं चैप्टर जो है होने वाला है। कौन सा चैप्टर शुरू होने वाला है दोस्त? हमारा ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। और अगर क्लास की बात करें तो कौन से नंबर की हमारी क्लास है? तो आप कहोगे क्लास नंबर है हमारी 44। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी है दोस्त? 44। जैसा कि आपको पता है, काफी अच्छे से हम लोगों ने कोर्स को यहाँ तक कवर कर लिया है। ठीक है, आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हमारा क्या है भाई? रीमर है। जो कि आपका क्या है दोस्त? रीमर आपका नया चैप्टर होने वाला है। सभी को दोस्त गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। सचिन, सुनील, अजय, प्रमोद, ठीक है, दीप जुड़ चुके हैं, नरेश जुड़ चुके हैं, मुनेश कुमार जुड़ चुके हैं, ढेर सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आज संख्या थोड़ी सी कम है, क्योंकि भाई होली बहुत सी जगह जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह है, वहां पर आज ही जो है होली मनाई जा रही है। ठीक है, आप सभी दोस्तों का, सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों थोड़ा से ध्यान देंगे इधर चैप्टर की तरफ, क्योंकि सोच रहा हूँ कि रीमर आज खत्म कर दूं आपका। ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है। तो जो भी है इसमें कहानी, वो सब कुछ आपका जो क्या कर दिया जाए, आज खत्म कर दिया जाए। ठीक है, रीमर के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्त? आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए लगभग लगभग आधे पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, टोटल 30 से 32 चैप्टर हैं आपके। लगभग लगभग आधे पड़ाव पर हम लोग अपने सिलेबस के पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रीमर को देखते हैं। देखो भाई, जो कहानी है वो मैं लिखता हूं, और जो जहां पर कुछ टेक्निकलिटी आती है वो आपको मैं लिख के समझाता हूं। जहां पर कहानी रहती है उसको आपको बोर्ड में जो है ये पीडीएफ में ही क्या कर देता हूं दोस्त? छपवा देता हूं। अब देखिए, अगर रीमर की बात करें तो भाई रीमर एक प्रकार का क्या है? कटिंग टूल है। कैसा टूल है दोस्त? रीमर एक प्रकार का क्या है? कटिंग टूल है। और यहीं से प्रश्न बन जाता है भाई, किस तरह का कटिंग टूल है? तो आप कहोगे मल्टी पॉइंट। कैसा कटिंग टूल है भाई? आप कहोगे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कैसा टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। यही क्या है? पहला प्रश्न है, जिसका प्रयोग ड्रिल किए गए होल को फिनिश करने के लिए। अब अगला प्रश्न अगर पूछता है कि भाई रीमर कैसा टूल है या क्या करेगा, तो आप कहोगे फिनिश करने का काम करेगा। ठीक है, और उसका साइज बढ़ाने के लिए। अब साइज बढ़ाने से क्या मतलब भैया? अगर 50 mm का है तो क्या होल को 100 mm का कर देगा? नहीं, थोड़ा सा क्या करता है? इनलार्जमेंट करता है। थोड़ा सा साइज को क्या करता है दोस्त? बढ़ाता है। ड्रिल होल के द्वारा जब कोई सुराख किया जाता है, जब कोई होल किया जाता है, तो सुराख शुद्ध साइज में, या जो होल है वो शुद्ध साइज में नहीं बन पाता। इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, आगे इंग्लिश में भी है, मैं एक बार उनको दिखा दूंगा। ठीक है, और उसकी फिनिशिंग भी क्या होती है? अच्छी नहीं होती है। इसलिए जहां शुद्ध साइज में और फिनिश सुराख की आवश्यकता होती है, वहां पर क्या किया जाता है भाई? रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर के द्वारा किसी सुराख को फिनिश करने और साइज को क्या करने भाई? साइज को थोड़ा सा बढ़ाने की क्रिया जो है, साइज को थोड़ा सा जो बढ़ाने की क्रिया है, वही क्या कहलाती है दोस्त? वही आपकी रीमिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो ये जो इंग्लिश वाला बच्चा रहेगा, ये इंग्लिश में सारी चीजों को यहां पर पढ़ लेगा। ठीक है, इंग्लिश में सारी चीजों को यहां पर पढ़ लेगा एक बार जल्दी से, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे मैं आपसे कहूंगा, जो रीमिंग है, रीमिंग को आप दो भागों में बांट सकते हो। कितने भागों में? दो भागों में। जैसे कि जो आपकी रीमिंग है, रीमिंग को आप कितने भागों में बांट सकते हो? दो भागों में आप बांट सकते हो। एक आपकी क्या हो जाएगी दोस्त? एक हो जाएगी आपकी रफ रीमिंग। एक क्या हो जाएगी? रफ रीमिंग। ठीक है, जिसे अब जैसे नरेश बोल रहे थे कि हिंदी में क्या बोलेंगे, तो भाई इसे लिख लो खुरदुरा रीमिंग। ठीक है, खुरदरा। और इसे मैं क्या कहूँ? ठीक है, खुरदुरा रीमिंग। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा फिनिश रीमिंग। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? फिनिश रीमिंग। अच्छा ये बताओ भैया, मेट जो रीमर है वो क्या काम करता है? तो आप कहोगे मेटल रिमूवल का काम करता है। तो हम लोग इसी आधार पर क्या करेंगे, जो फिनिशिंग है
जो रीमिंग है उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो रफ रीमिंग में कितना मेटल रिमूव होगा और फिनिश रीमिंग में कितना मेटल रिमूव होगा, यही आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछ सकता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि इसमें क्या करते हो दोस्त, तो आप कहोगे इसमें क्या करते हैं 0.1 से, ठीक है, 0.1 से 0.15 mm क्या होता है, मेटल हटाते हैं। मेटल को क्या बोलते हैं भाई, धातु। मेटल क्या करते हैं, हटाते हैं या रिमूव करते हैं। मेटल क्या करते हैं भाई, इसमें क्या करते हैं 0.1 से 0.15 mm क्या करते हैं, मेटल धातु हटाते हैं या रिमूव करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे फिनिश रिंग में, तो आप कहोगे इसमें क्या होता है भाई, इसमें 0.02 से 0.05 mm तक धातु को हटाया जाता है। धातु यानी कि मेटल का क्या किया जाता है दोस्त, मेटल को हटाया जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पर क्या रखोगे भाई, ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखोगे, किससे, रफ रीमिंग से और फिनिश रीमिंग से। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। अगला जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है भैया, वो है आपका रीमर मटेरियल। रीमर मटेरियल यानी कि रीमर जो है वो किस पदार्थ का बना होता है, बताइए भाई। रीमर जो है दोस्त वो किस पदार्थ का बना होता है, तो आप क्या बताओगे किसका बना होगा, आप कहोगे या तो हाई कार्बन स्टील का या हाई स्पीड स्टील का। और हाई स्पीड स्टील का दोस्त क्या होता है, मोस्टली। मोस्टली मतलब जो ज्यादातर बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है दोस्त, वो बनाया जाता है आपका हाई स्पीड स्टील का। किसका बनाया जाएगा, हाई स्पीड स्टील का। अगला एक पॉइंट इसी में लिखेंगे, अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, किस कलर से लिखेंगे, इस कलर से, चलिए लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे फॉर मास प्रोडक्शन, फॉर मास प्रोडक्शन we use कार्बाइड टिप रीमर। कार्बाइड टिप रीमर यानी कि आप क्या कहोगे, मास प्रोडक्शन के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं भाई, मास प्रोडक्शन के लिए कार्बाइड टिप रीमर का उपयोग करते हैं, जिसपे क्या हो, जिसकी टिप पे कार्बाइड हो। कार्बाइड टिप रीमर का क्या करते हैं दोस्त, प्रयोग करते हैं। रीमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपको यहां से ध्यान रखना है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी का उत्तर लगभग सही है। लेकिन दोस्त जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ HCS दिया है वो ध्यान रखो, हाई स्पीड स्टील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या ज्यादातर किसका बना होता है भाई, ज्यादातर किसका बना होगा, तो आप कहोगे जो ज्यादातर बना होगा वो बना होगा हाई स्पीड स्टील का क्या होता है, बना होता है। अब अगला जो पॉइंट बनता है भाई, अगला पॉइंट है आपके यहाँ पे क्या है, यहीं पे लिख लो एक ही पेज में, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाए। जैसे कि मैं कहूं दोस्त रीमिंग अलाउंस कितना होता है, ठीक है, रीमिंग अलाउंस, बोर्ड हैंग कर गया, रीमिंग अलाउंस, ठीक है। तो बताइए अगर आपको तब तक पता है दोस्त, तो बताइए रीमिंग अलाउंस जो है वो कितना रखा जाता है, ठीक है भाई बताइए। ठीक है, बताइए रीमिंग जो अलाउंस है वो कितना रखा जाता है, सभी लोगों को पता होगा, ±0.005 mm कितना रखा जाता है दोस्त, ±0.005 mm रखा जाता है। कितना रखा जाता है, ±0.005 mm। तो रीमर से कुछ इतने फैक्ट जो है आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है भाई, इतने फैक्ट आप क्या करेंगे दोस्त, याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए टाइप्स ऑफ रीमर की तरफ अगर बढ़े, टाइप्स ऑफ रीमर की तरफ अगर बढ़े भाई, तो टाइप्स ऑफ रीमर को क्या कर सकते हैं, रीमर को कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, रीमर के प्रकार। रीमर के प्रकार, अगर रीमर के प्रकार की बात करें कितने भागों में आप इसे बांटोगे,
भाई आप इसे दो भागों में बांटोगे। कौन कौन सा? पहला है आपका हैंड रीमर। पहला क्या है दोस्त आपका? हैंड रीमर। और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मशीन रीमर। दूसरा आपका क्या है? मशीन रीमर। अब हैंड रीमर क्या है भाई? जैसे आपने हैंड टैप देखा था, मशीन टैप देखा था, उसी तरीके से जो हैंड रीमर है, मशीन रीमर है। हैंड रीमर कैसे प्रयोग किया जाएगा? हाथ से प्रयोग किया जाएगा। और जो मशीन रीमर है वो कहां से प्रयोग किया जाएगा? वो मशीन की सहायता से प्रयोग किया जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो? ये रिंच, रिंच या हैंडल, रिंच या हैंडल की सहायता से क्या किए जाते हैं? सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, अभी आगे हम लोग रीमर का फिगर भी देखेंगे। इसकी जो सैंक होगी भाई, इसमें भी क्या होगी? जैसे आपने ड्रिल में देखा था सैंक थी, जैसे आपने अभी टैप में देखा था पिछली क्लासेस में क्या थी? सैंक थी। वैसे रीमर में भी क्या होती है? सैंक होती है। और जो हैंड रीमर होता है उसकी जो सैंक होती है वो दोस्त क्या होती है? आप कहोगे सीधी एवं समांतर होती है। ये प्रश्न है, कैसी होती है हैंड रीमर की सैंक? सीधी एवं समांतर, यानी कि स्ट्रेट, स्ट्रेट एंड पैरेलल होती है दोस्त। स्ट्रेट एंड पैरेलल जो है इसकी क्या होती है? सैंक होती है। अगला जो है टैंग जो होती है इसकी कैसी होती है? तो जैसा कि आपने देखा था, आप सारी चीजें पढ़ चुके हो, हैंड टैप आप पढ़ चुके हो। हैंड टैप में टैंग जो है कैसा था? तो वो कैसा था दोस्त? वर्गाकार था। वर्गाकार यानी कि स्क्वायर। कैसा था? स्क्वायर। तो यहां पर हैंड रीमर में भी क्या होगी? जो इसकी टैंग होगी वो क्या होगी? स्क्वायर होगी। ठीक है, चलिए। अब अगर मशीन रीमर की बात की जाए तो मशीन रीमर को एक नाम से और हम लोग जानते हैं। मशीन रीमर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? इसे आप क्या कहोगे? इसे चकिंग रीमर। ठीक है, चकिंग, चकिंग रीमर भी कहते हैं। चकिंग रीमर भी क्या होते हैं दोस्त? कहते हैं। अब देखो भाई, इसकी जो सैंक होगी ना वो स्ट्रेट नहीं होगी। इसकी सैंक कैसी होगी? आप कहोगे टेपर में होगी। और ज्यादातर कौन सा टेपर होता है? मॉर्स टेपर होता है। ज्यादातर कौन सा टेपर होता है? मॉर्स टेपर। मॉर्स टेपर मैंने आपको बताया है भाई। मॉर्स टेपर मैंने आपको क्या किया है? बताया है। क्या बताया है भाई? कि जो मॉर्स टेपर है, होने को कोई भी टेपर हो सकता है, लेकिन आपको ही पता है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? मॉर्स टेपर प्रयोग किया जाता है। मॉर्स टेपर कहां से कहां तक मिलता है? तो आप कहोगे भैया 0 से 7 नंबर तक, 0 से 7 नंबर तक के साइज में क्या होता है? मिलता है। ठीक है। और 0 से 7 नंबर तक के 8 साइज यहाँ पे लिख लो। 0 से 7 नंबर तक के कितने साइज हुआ? 8 साइज में। 0 से 7 नंबर तक के 8 साइज में क्या होता है? मिलता है। और इसका जो रेशियो होता है, टेपर रेशियो, टेपर रेशियो कितना होता है भाई? तो आप क्या कहोगे? इसका जो टेपर रेशियो होता है, टेपर रेशियो ये कितना होता है? तो आप कहोगे ये 1:20 होता है। कितना होता है दोस्त? 1:20। ठीक है। चेकिंग रीमर है, चकिंग रीमर बोलते हैं यार, कुछ भी बोल लो। ठीक है, चलिए। तो सैंक क्या होती है? टेपर होती है। और इसकी जो टैंग होती है दोस्त वो क्या होती है? फ्लैट होती है। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? मशीन रीमर है तो आप क्या कहोगे? इसे किसी मशीन के साथ, किसी मशीन के साथ क्या किया जाता है? मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे ड्रिलिंग मशीन में लगा लिया, ठीक है, लेथ मशीन में से भी आप रीमिंग कर सकते हो, तो लेथ मशीन में लगा लिया, तो आप क्या कहोगे? इन्हें किसी मशीन के साथ प्रयोग किया जाता। ठीक है। तो ये दो चार पॉइंट और हैं, इसको भी आप क्या करोगे भाई? इसको भी आप रीमर से याद रखोगे। हाँ बिल्कुल सही है, MT0 से MT7 तक बिल्कुल सही है। तो इसे आप क्या करोगे? ये पॉइंट्स को भी याद रखोगे। अब देखो भाई, यहाँ पर रीमर आप देख लो। रीमर का फिगर जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। रीमर का फिगर दोस्त आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, चलिए। अब देखिए भाई, ये क्या है? ये है आपका रीमर।
तीन तरह के रीमर इसमें दिखाए गए हैं, तीन रीमर दिखाए गए हैं, तीन रीमर यहाँ पर क्या किए गए हैं भाई, दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये मशीन रीमर है। पहला वाला देखिए ये जो रीमर है ये कैसा रीमर है, ये मशीन रीमर है। ठीक है, मशीन रीमर की देखो भाई यहाँ पर जो सैंक है वो कैसी है, वो देखो टेपर में है। और यहाँ पर कैसा टेपर दिया गया है, आप कहोगे मॉर्स टेपर सैंक है, यानी कि कैसा टेपर दिया गया है दोस्त, मॉर्स टेपर यहाँ पर दिया गया है। ये देखो आपका हैंड रीमर है, तो इसकी सैंक कैसी है, पैरेलल है। और यहाँ पर देखो जो टैंग दिया हुआ है, ये सैंक नहीं, यहाँ पर टैंग कर लो, ये टैंग जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं टैंग। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, ये जो आपका है स्क्वायर टैंग कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। है तो भाई सैंक का ही हिस्सा, लेकिन टैंग कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। स्क्वायर टैंग आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या हो गया, स्क्वायर टैंग। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखो यार सारी चीजें हैं, कटिंग लेंथ है, ये बॉडी है, बहुत सिंपल है। ये आपका जो है क्या है, स्ट्रेट फ्लूट्स हैं। स्ट्रेट फ्लूट्स कहाँ पर है भाई, इस पर तो हेलिकल कटे हुए हल्के हल्के। ये क्या है, बेवेल लीड है। बेवेल लीड क्या होती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, एंगल भी बताऊंगा। ये सिरा क्या होता है, कुछ इस तरीके से बेवेल्ड होता है, ताकि जो रीमर है ये होल में अच्छी तरीके से तुरंत क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए। ठीक है, ये आपका टेपर्ड रीमर का फिगर दिखाया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक लाइन ऐसे कर लो, ये इसका एक्चुअल है और ये सीधा है, तो ये कैसा है, ये टेपर्ड रीमर है। यहाँ पर ऊपर पैरेलल है। ये फिगर जो है कुछ दिखाया गया है। सिंपल याद रखो, जो सैंक वाला जो पॉइंट अभी मैंने लिखा है वही आपके लिए क्या है दोस्त, वही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये फिगर आप ऐसे ही कॉपी में एक हैंड रिटन से क्या कर लीजिएगा भाई, हैंड रिटन से ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अब देखो भाई ये हैंड रीमर है, हैंड रीमर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा भाई, 5 रीमर के बारे में मेनली जो है पढ़ने होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, चाहे ABCD ही रहने दो, ABCD ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 5 रीमर के बारे में पढ़ना है। आगे मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारा पैरेलल रीमर है, टेपर रीमर है, एडजस्टेबल रीमर है, एक्सपेंशन रीमर है और आपका पायलट रीमर है। तो इन 5 रीमर के बारे में हमको क्या करना है दोस्त, पढ़ना है। उन्हीं पांचों का फिगर जो है यहाँ पे ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अभी फिगर आप एक बार ऐसे देख लो, हैंड रीमर के बारे में आप सारी चीजें समझ चुके हो, देख चुके हो। अब हमको इसके बारे में एक एक करके क्या करना है भाई, पढ़ना है। इसके बारे में क्या करना है दोस्त, एक एक करके पढ़ना है। तो ये फिगर अभी मैं आपको बता दूंगा कौन सा कौन वाला है। ठीक है, सबसे पहला देखो आपका जो रीमर है वो क्या है भाई, या यहीं पे ए लिख लो। सबसे पहले यहाँ पर ए दो 1 2 3 है, 4 5 है, फिगर एकदम सीरियल से लगा है, आप इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, सबसे पहला जो रीमर है वो कैसा है, पैरेलल रीमर। अब बताओ भाई इसके नाम से जो है क्या स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है भाई, इसके नाम से हम लोग क्या स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या लिखो कि इस पर क्या होता है, इस पर आप कहोगे इस पर क्या होते हैं, स्पाइरल, स्पाइरल भी हो सकते हैं, स्पाइरल या स्ट्रेट, स्पाइरल या स्ट्रेट फ्लूइड्स कटे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, इसका क्या होता है, इसका आगे का भाग, भैया जो इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा मैनेज करेंगे, आगे सारी चीजें इंग्लिश में भी हैं। ठीक है, चलिए आप क्या कहोगे, इसका आगे का भाग कैसा होता है, आगे का भाग टेपर होता है, टेपर होता है, जिससे क्या होता है भाई, जिससे ये आसानी से क्या होता है, होल में बैठ जाता है। आसानी से होल में क्या होता है दोस्त, बैठ जाता है। आसानी से क्या होता है, होल में बैठ जाता है। अब देखिए जो अगला इससे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछता है वो क्या है, वो है भाई मेटल रिमूवल। ठीक है, समांतर होते हैं भाई लेकिन स्पाइरल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, इसमें जो मेटल रिमूवल होता है यही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है।
क्या है भाई, मेटल रिमूवल। मेटल रिमूवल जो होता है आप क्या कहोगे, मेटल रिमूवल होता है वो कितना होता है भाई, 0.05 से 0.125 mm। यही आपके लिए क्या है दोस्त, इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पैरेलल रीमर होता है उसमें जो मेटल रिमूवल होता है वो कितना होगा, तो आप कहोगे 0.005 से 0.125 mm। ठीक है, चल अगला देखिए क्या है। अगला जो है आपका टेपर रिमर। टेपर रिमर में क्या कुछ अलग है भाई, टेपर रिमर में क्या है, अलग है कुछ, टेपर रिमर में कुछ क्या अलग है, ये है आपका टेपर। आप यहीं पे लिख लो, ऐसे ही लिखते चलो, हल्का हल्का नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका क्या है, पैरेलल रिमर। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, टेपर, ये वाला है टेपर। अब सब कुछ क्या रहेगा इसमें भाई, सब कुछ आपका पैरेलल रीमर की तरह रहेगा, बस इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, इसका उपयोग टेपर होल की फिनिशिंग के लिए किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा दोस्त, तो इसका उपयोग टेपर होल की फिनिशिंग के लिए किया जाएगा। चलिए भाई, इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, इसका उपयोग टेपर होल की फिनिशिंग के लिए किया जाएगा। यानी कि आप इसमें क्या लिख लो, बस एक पॉइंट इसके लिखो, कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता नहीं है। तो आप क्या कहोगे, इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, तो आप कहोगे इसका उपयोग टेपर होल, टेपर होल की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। फिनिशिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई तीसरा जो आपका है, तीसरा है आपका एडजस्टेबल रीमर। ठीक है, बिल्कुल सही है सचिन भाई आपका उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा दोस्त, टेपर्ड होल की फिनिशिंग के लिए किया जाएगा। अगला है आपका एडजस्टेबल रीमर। ठीक है, एडजस्टेबल रीमर, इसमें आप क्या कहोगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, कम नीचे पूरा लिखना है। तो आप कहोगे इसमें क्या कटे होते हैं दोस्त, इसमें अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या इसके बारे में पूछ सकता है। आप इसमें पहले लिख लो, इसमें टेपर होल कट, टेपर होल, टेपर होल नहीं टेपर स्लॉट्स आप लिख लो, टेपर स्लॉट्स, टेपर स्लॉट्स कटे होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, टेपर स्लॉट्स कटे होते हैं, जिसमें जिसमें क्या कट कर दिया जाता है भाई, जिसमें टेपर ब्लेड, जिसमें टेपर ब्लेड को क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे इसकी बॉडी पर, इसकी बॉडी पर दो नट होते हैं। क्या होते हैं, दो नट, अभी आगे मैं फिगर में दिखाऊंगा। इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, दो नट की सहायता से, दो नट की सहायता से क्या होता है भाई, सहायता से ब्लेड्स को क्या किया जा सकता है, ब्लेड्स को एडजस्ट किया जा सकता है, ब्लेड्स को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर, ये देखो, ये आपका क्या है, ये है आपका एडजस्टेबल रीमर। कौन सा रीमर है आपका, तो आप कहोगे एडजस्टेबल। क्या है भाई, ये है आपका एडजस्टेबल रीमर। अब देखो एक नट ये लगा है, एक नट ये लगा है, ये पूरा टेपर में कटा है। अब देखो भाई जो इसकी बॉडी है, जो इसकी बॉडी है, इस पर स्लॉट्स कटे होते हैं और बीच बीच में ब्लेड फिट रहती है। तो जब आप इसको यार स्लॉट से ही मान के चलो, अगर स्लॉट से ही कटा है, अब जब आप क्या करोगे, इसकी नट की सहायता से इसको कसोगे, तो ये स्लॉट्स क्या होंगे भाई, फैलेंगे। क्या होंगे भाई, स्लॉट्स जो है क्या होंगे, फैलेंगे, और जिससे जो रीमर का साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आप इस नट को क्या कर दोगे, नट को ढीला कर दोगे, तो आप क्या कहोगे, नट को जब ढीला कर दोगे तो स्लॉट्स का साइज क्या, स्लॉट्स मतलब सिकुड़ जाएंगे एक तरह से, मतलब अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो जो रीमर का साइज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो इस तरीके से इसके साइज को, एडजस्टेबल रीमर के साइज को क्या किया जा सकता है भाई, एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे दोस्त, ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि बहुत कम मेटल काटने के लिए, यह प्रश्न पूछा गया है, नोट करके लिखेंगे, यह प्रश्न है कि बहुत कम मेटल काटने के लिए, बहुत कम मेटल, बहुत कम मेटल यानी कि धातु काटने के लिए, बहुत कम मेटल काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, काटने के लिए एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एडजस्टेबल रीमर, एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो आप क्या करोगे, जो एडजस्टेबल रीमर है उससे क्या करोगे, इतनी बातें याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। आगे बढ़ा जाए एक्सपेंशन रीमर की तरफ। तो एक्सपेंशन रीमर में क्या कहेंगे, सेम टू सेम ये भी लगभग क्या होता है, वैसा होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है आपका एक्सपेंशन रीमर। ठीक है, अब इसको पहले फिगर से समझिए। देखो भाई, इसकी भी पूरी बॉडी क्या रहती है, स्प्लिट रहती है। इसकी पूरी बॉडी भी क्या रहती है दोस्त, स्प्लिट रहती है, यानी कि कटी हुई रहती है। इसमें भी क्या होते हैं, इसकी जो पूरी बॉडी है ये इस तरीके से क्या होती है भाई, ये इस तरीके से कटी हुई रहती है। और नीचे क्या होता है, नीचे यहाँ पर जो ये होल बना है, ये देखो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, रेड कलर से लिख देता हूं, इसे हम लोग बोलते हैं टेपर प्लग। क्या बोलते हैं भाई, टेपर प्लग। टेपर प्लग, और टेपर प्लग किस में फिट रहता है, इस तरीके के टेपर होल में फिट रहता है। इस तरीके क्या रहता है, टेपर होल में फिट रहता है। जब यहां से आप टेपर प्लग को कसते हो तो जैसे जैसे टेपर प्लग अंदर आता जाएगा, यहां पर ये जो कटा है आपका, जो स्प्लिट बॉडी है, यानी कि कई भागों में कटी हुई है ऐसे, तो ये स्प्लिट बॉडी भी क्या होती है दोस्त, एक्सपैंड होती है। क्या क्या होती है, एक्सपैंड होती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन रीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एक्सपेंशन रीमर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से एक्सपेंशन रीमर से आप इसमें एक पॉइंट लिख लो। ठीक है भाई, कि इसकी बॉडी क्या रहती है दोस्त, तो आप इसमें लिखोगे इसकी बॉडी कटी हुई रहती है, इसकी बॉडी, इसकी बॉडी कटी हुई रहती है, कटी हुई रहती है, यानी कि स्प्लिट रहती है। क्या रहती है भाई, कटी हुई रहती है, यानी कि स्प्लिट। कटी हुई रहने का मतलब क्या है, स्प्लिट रहती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज में ही लिख लो भाई, क्योंकि इससे प्रश्न कुछ खास बनेगा नहीं। इससे प्रश्न क्या बनेगा दोस्त, कुछ खास बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी, इसकी बॉडी के निचले सिरे पर, निचले सिरे पर क्या रहता है, सिरे पर एक टेपर्ड होल रहता है, एक टेपर्ड होल रहता है, जिसमें क्या होती है भाई, जिसमें आप क्या कहोगे, जिसमें टेपर थ्रेड कटी रहती है, टेपर थ्रेड कटी रहती है, टेपर थ्रेड कटी रहती है, जिसके अंदर क्या लगा होता है, एक टेपर प्लग लगा होता है, टेपर प्लग लगा होता है। क्या कर पाओगे, तो टेपर प्लग को, टेपर प्लग को आप क्या कहोगे, टाइट या, टाइट या लूज करके, लूज करके रीमर के साइज को, रीमर के साइज को एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। यहां पे हिंदी में लिख लो, रीमर के साइज को बढ़ाया या घटाया, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, किससे, एक्सपेंशन रीमर से। ठीक है भाई, किससे याद रखना है, एक्सपेंशन रीमर से।
अब अगर आगे बढ़ा जाए तो अगला है हमारा क्या, अगला है हमारा पायलट रीमर। तो आप यहाँ पे लिखोगे संकेंद्रित, अभी मैं आगे बता दूंगा इसका इंग्लिश, संकेंद्रित होल की फिनिशिंग करने में, होल की क्या करने में दोस्त, फिनिशिंग करने में। संकेंद्रित होल मतलब ऐसा कई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी होल है, ये वाला ऑब्जेक्ट है इसमें भी होल है, और ये वाला ऑब्जेक्ट है इसमें भी होल है, ठीक है। अब तीनों की जो फिनिशिंग है वो एक साथ आपको करनी है, एक सीध में, संकेंद्रित, एक केंद्र में। तो इसके लिए आप क्या करते हो, पायलट रीमर का उपयोग करते हो। पायलट रीमर में आगे क्या लगा होता है भाई, आगे आपका एक पायलट लगा होता है, ठीक है, पायलट, जो इस रीमर को क्या करता है, गाइड करता है, और ताकि आपकी एक सीध में सभी होल की सही तरीके से क्या हो सके, फिनिशिंग हो सके। तो यही आपका क्या होता है दोस्त, यही आपका पायलट रीमर होता है। इसमें क्या लिखोगे, ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिख लो कि इसके सिरे पर एक पायलट बना रहता है। क्या रहता है भाई, इसके सिरे पर एक पायलट बना रहता है, एक पायलट बना रहता है, जिससे क्या होता है, जिससे एक सीध में, ठीक है, जिससे एक सीध में रीमिंग करने में क्या होती है भाई, आसानी होती है। एक सीध में रीमिंग करने में क्या होती है, आसानी रहती है या आसानी होती है, ठीक है भाई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं दोस्त। तो इसी के साथ आप यहाँ पे देख लो, ये जो पांचों हैंड रीमर वाले टाइप हैं हमारे, ये क्या होते हैं दोस्त, खत्म होते हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका क्या है, मशीन रीमर है, जो कि आपका क्या है दोस्त, मशीन रीमर आपका क्या है, अगला टॉपिक है। तो मशीन रीमर भी हम लोग 5 तरह के मशीन रीमर के बारे में क्या करने वाले हैं दोस्त, पढ़ने वाले हैं। कितने तरह के, 5 तरह के मशीन रीमर के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पहले की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दोस्त बहुत ज्यादा मटेरियल है और एक ही क्लास में खत्म करना है, तो थोड़ा सा मैटर जो है टाइप्ड है, ठीक है। जो टेक्निकल चीजें थी, टेक्निकलिटी थी, वो मैंने आपको मैक्सिमम जो है लिख के बता दी, और आगे भी जो आएगा वो टेक्निकलिटी, जैसे कि भी हम लोग रीमर ड्रिल साइज निकालना सीखेंगे, वो सारी चीजें मैं भी लिख के बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है भाई, कि रोज रीमर का सबसे पहला प्रश्न क्या है, कि 45 डिग्री के कोण पर इसको नीचे वाले सिरे को क्या कर दिया जाता है, बेवल कर दिया जाता है। ज्यादातर रोज रीमर नहीं, ज्यादातर जितने भी रीमर रहते हैं उन सभी का जो निचला वाला सिरा है वो 45 डिग्री के कोण पर बेवल किया जाता है। जैसे कि भाई मान के चलो ये आपका कोई जॉब है, ये आपका होल है, अब आप एकदम मतलब स्ट्रेट आप रीमर बना दोगे तो होल में सही से प्रवेश नहीं करेगा। आपने इसको क्या कर दिया, हल्का से इसके जो आगे वाला सिरा है, हल्का सा उसको क्या कर दिया, ऐसे बेवल कर दिया। देखो ध्यान से, हल्का सा बेवल आपको दिख रहा होगा, हल्का सा आपने क्या कर दिया दोस्त, बेवल कर दिया। कितने को डिग्री पर, 45 डिग्री पर। तो ये आसानी से होल में प्रवेश कर जाएगा और आराम से क्या कर देगा, रीमिंग आपकी कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जिससे रीमिंग का नीचे का सिरा ही कटिंग करता है, इसकी बॉडी पर क्या होते हैं दोस्त, फ्लूट्स बने होते हैं। इसकी लैंड और फ्लूट्स की चौड़ाई क्या होती है, लगभग बराबर होती है। लैंड मैं आपको पढ़ा चुका हूं ड्रिलिंग में। इसकी लैंड पर बैक क्लीयरेंस नहीं दिया जाता है। रोज रीमर से सुराख अधिक स्मूथ नहीं बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हटा दो, ठीक है। ये जो आपका लाइनिंग है ये वाला आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कि अधिक स्मूथ नहीं बनता है, इसलिए इसका प्रयोग हैंड रीमिंग करने से पहले क्या होना चाहिए, सुराख को लगभग शुद्ध साइज का बनाने के लिए किया जाता है। ये आपके लिए क्या है दोस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, ये मशीन रीमर का टाइप है। ये रोज रीमर जो है ये सभी क्या है, मशीन रीमर का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि रोज रीमर है तो ये आप यहाँ पे पहला लिख लो, पहला वाला ये जो रीमर है ये क्या है, रोज रीमर। अभी जब हम ऐसे हम लोग पढ़ते चलेंगे तो वहां पे आप सब देखते चलोगे। ये रोज रीमर क्या है, मशीन रीमर का जो है एक प्रकार है, ठीक है भाई। और इस रीमर का साइज नॉमिनल साइज से 0.08 से 0.12 mm तक कम रखा जाता है।
माने माने कि आपके चलो 10 का आपको फिनिश्ड होल चाहिए, तो जो रीमर आप लोगे वो इससे 10 से कितना कम लोगे, 0.08 से 0.12 तक आप क्या लोगे भाई, कम लोगे। ठीक है, तो ये आप रोज रीमर से 45 डिग्री, और दूसरा है अधिक स्मूथ होल नहीं बनाता और इसका उपयोग हैंड रीविंग में, और तीसरा पॉइंट नॉमिनल साइज से इसका जो साइज है वो कितना कम रखा जाता है वहां पर आप देखोगे। ठीक है भाई, और ये जो इंग्लिश वाला बच्चा है इंग्लिश में सारी चीजों को पढ़ लेगा। ठीक है, जल्दी से एक बार भाई आप इंग्लिश वाले बच्चे जो है इसको पढ़ लेंगे और देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला है हमारा सेल रीमर। अब सेल रीमर का जो फिगर है देख लो, ये वाला जो आपका रीमर है, ये वाला, ये आप वाला रीमर आपका क्या है, ये है आपका सेल रीमर। ठीक है, सेल रीमर। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको कहीं भी आपको दिखेगा तो मैं आपको लाइन डायग्राम ज्यादा लाता हूँ। कैसे डायग्राम ज्यादा लाता हूँ दोस्त, जो लाइन डायग्राम है वो मैं ज्यादा लाता हूँ। वो इसलिए लाता हूँ, अभी ओरिजिनल दिखाऊंगा गूगल वाला, कुछ बना ही नहीं पाओगे कॉपी में, और कॉपी में बना नहीं पाओगे दोस्त तो कितना भी फिगर देखे रहो गूगल वाला लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या है कि अगर आप एक बार इस लाइन डायग्राम को लाने का मतलब ये रहता है दोस्त, ताकि आप इसको अपनी कॉपी में बना सको। अगर बनाने वाला लड़का है तो, अगर नहीं बनाना है तो कोई, बहुत लोग तो नोट्स ही नहीं बनाते, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत सिंपल फिगर इसलिए लाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप पिछली क्लासेस में भी देखोगे, इसलिए लाता हूं ताकि आप एक कोशिश करो इसको बना सको। बना के यही सारी चीज अगर आप इस फिगर में ही लिख लेते हो ना तो आपका काम जो है अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्त, ये सेल रीमर है। सेल रीमर क्या है भाई, यह खोखला रीमर होता है। कैसा रीमर होता है, हालो रीमर होता है, जिसके बीच स्टैंडर्ड साइज का होल बना होता है। ठीक है, इस सुराख में आर्बर आर्बर फिट करके इसे प्रयोग में लाया जाता है। आर्बर पर प्रायः कौन सा टेपर होता है दोस्त, आर्बर पर प्रायः मॉर्स टेपर में बनी रहती है। यह रीमर रोज और फ्लूट दोनों स्टाइल में पाया जाता है, और इस रीमर का प्रयोग प्रायः बड़े साइज के सुराख को फिनिश करने के लिए किया जाता है। बाकी सब कहानी है दोस्त। यह हालो रीमर है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हालो रीमर है, और दूसरा आपका क्या है, बड़े साइज के होल की फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यही आपको क्या रखना है, सेल रीमर से याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है भाई, आते होंगे दोस्त एग्जाम में। अब आप किस एग्जाम की बात कर रहे हो, सर टेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त मेरे भाई टेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं बता दो यार, किसी को पता है। टेपर को हिंदी में टेपर ही बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे बताओ भैया, कोई लोग बता दो जो बहुत शुद्ध हिंदी का ज्ञाता हो, इनको बता दीजिए कि टेपर को टेपर पे क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अरे यार सुबह में ऐसी बात क्यों कर रहे हो यार, टेपर को टेपर ही तो बोलेंगे, मुझे नहीं पता दोस्त इसका हिंदी, मैं तो टेपर ही हमेशा पढ़ता आया हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़े साइज के सुराख को फिनिश करने के लिए किया जाता है। इंग्लिश वाला बच्चा रहेगा, जल्दी से खटाखट इंग्लिश में सारी चीजों को क्या करेगा दोस्त, पढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका मशीन ब्रिज रिमर। मशीन ब्रिज रिमर से आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कि इस रिमर की बॉडी पर सीधे या पेंचदार, यानी कि या तो स्ट्रेट फ्लूट्स रहेगा या तो स्पाइरल फ्लूट्स रहेगा। इसका प्रयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक रीमिंग मशीन के द्वारा शिप बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। यानी कि स्ट्रेट और स्क्रू फ्लूट्स आर मेड ऑन द बॉडी ऑफ द रीमर। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल वर्क बाय पोर्टेबल इलेक्ट्रिक और pneumatic रीमिंग मशीन। तो पहला प्रश्न क्या पूछ सकता है दोस्त, शिप बिल्डिंग में किस रीमर का प्रयोग जो है पोर्टेबल इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक रीमिंग मशीन के साथ किया जाता है, ये आप कह सकते हो। और स्ट्रक्चर संबंधी बनावट संबंधी कार्यों के लिए, जैसे कि सिंपल समझो यार, किसी भी साइट पर आपको काम करना है, सिंपल समझो कि मतलब किसी वर्कशॉप में आपको काम नहीं करना है, किसी साइट पर काम करना है। शिप बिल्डिंग आप करोगे किसी साइट पर करोगे, ठीक है, कहीं आपको बाहर काम करना है, अपना बैग वैग पैक करके ले जाना है, कहीं कोई मेंटेनेंस करना है, कहीं कोई स्ट्रक्चरल कार्य करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मशीन ब्रिज रीमर का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए
ठीक है भाई, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ये टॉपिक लेंदी है, इस वजह से मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जो है देख लीजिएगा, आप जो है देख लेना भाई कि मतलब जो है एग्जाम में ऐसे ही डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि बच्चा लिख रहा डायग्राम ऐसे ही आते हैं। तो यही डायग्राम जो है जो मैंने आपको बताए हैं यही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से होगा दोस्त आपको डबल बेनिफिट होगा। गूगल वाला फिगर तो आप मोबाइल में गूगल में भी सर्च कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में भी मान के चलो अगर प्रश्न पूछे फिगर से तो कैसे पूछेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो ये वाला जो रीमर है ये 3 नंबर का हो जाएगा भाई, ये वाला रीमर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे ये है मशीन ब्रिज रीमर। क्या है, मशीन ब्रिज रीमर, ये वाला है आपका क्या, मशीन ब्रिज रीमर। ठीक है भाई, चलिए दोस्त। तो दोस्त सम्राट भाई, मेरे भाई, आप थोड़ा सा क्या कर लेना, ठीक है। ठीक है, देखो अब अगला जो है, अगला है आपका मशीन जिगरीमर। मेरे सम्राट भाई मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से लिख लेना, क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, एनपीसीएल की एग्जाम डेट किसकी बात कर रहे हो, नरोदा की बात कर रहे हो, ककरापार की बात कर रहे हो, कि तारापुर की बात कर रहे हो? भाई ये तीनों बताओ, तब मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए। मशीन जिग रीमर की अगर बात करें तो इस रीमर में सैंक और कटिंग एज के बीच क्या बना होता है, एक गाइड बना होता है। अभी फिगर से मैं आपको समझाऊंगा। यह गाइड जिग के बुश में फिट हो जाता है और रीमिंग लोकेशन के अनुसार, रीमिंग जो है लोकेशन के अनुसार कैसी होती है भाई, शुद्धता से होती है। और इस रीमर पर प्रायः स्पाइरल फ्लूट्स यानी कि पेचदार फ्लूट्स जो है बने होते हैं। और इस रीमर का उपयोग मास प्रोडक्शन में क्या किया जाता है दोस्त, सुराख को फिनिश करने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जिग व फिक्सचर के साथ जो है किया जाता है। ठीक है भाई, अब देखो पहली चीज मेरे भाई याद रखना, मैंने आपको बताया कि जो जिग है, जैसे अगर जिग और फिक्सचर में अंतर जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको वहां पर बताया भाई कि जो जिग का प्रयोग किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, मास प्रोडक्शन में। क्यों मास प्रोडक्शन में किया जाएगा दोस्त, क्योंकि आपको पता है जिग जो है जॉब को पकड़ता भी है, साथ ही साथ टूल को गाइड करता है। तो यहाँ पे टूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर टूल हो जाएगा आपका रीमर। जैसे कि मान के चलो अब आप ड्रिलिंग कर रहे हो, ड्रिलिंग होल में आप फिनिशिंग कर रहे हो, तो जैसे कि मान के चलो आप ड्रिल जिग प्रयोग करोगे, ठीक है, ड्रिल जिग प्रयोग करोगे तो भाई ड्रिल जिग मान के चलो कुछ ऐसा है, यहां पर क्या लगे होंगे, यहां पर आपके लगे होंगे ये इस तरीके से, और इसके अंदर लगे होंगे आपके बुश, जिसमें से क्या होगा दोस्त, रीमर जाएगा। तो ये क्या करेगा, रीमर को गाइड करेगा। अब देखो यहां पर जो रीमर है, यहां पर जो रीमर है, ड्रिल जो मशीन जिग रीमर है ये वाला, देखो यहां पर ये क्या हो गई, सैंक हो गई, ये इसकी क्या हो गई भाई, ये सैंक हो गई। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो सिंपल समझो ब्लेड हो गया, कुछ भी ब्लेड हो गया, कटाई करने वाला भाग हो गया। ये जो बीच वाला भाग है, जिसको ये क्या कहा है भाई, जिसको ये कहा है कि गाइड बना होता है, गाइड है, यही जो गाइड है वो इस जो ड्रिल जिग रहेगी यहां पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। यानी कि ये गाइड वाला हिस्सा कहां पर आ जाएगा दोस्त, यहां पर आ जाएगा। और क्या करेगा, रीमिंग करेगा, परिशुद्ध रीमिंग करेगा। यानी कि ये रीमर फिर इधर उधर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, ये जो रीमर है उसको गाइड करने का काम करेगा। ठीक है भाई, ठीक है हर्ष भाई, अभी मैं बताता हूं थोड़ा सा सोच विचार के, ठीक है आपको बताता हूं। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये है आपका, ऊपर फिगर में लिख लो मेरे दोस्त, ऊपर फिगर में लिख लो कि यहां पर क्या है, मशीन जिग रीमर। क्या है दोस्त, ये है आपका मशीन जिग रीमर, यानी कि चौथे नंबर का है, कौन सा, चौथे नंबर का है आपका मशीन जिग रीमर। ककरा पार की देखो भाई, अभी यार मैं क्या बता दूं दोस्त, सिंपल सा तुमको सब जो है पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे कि कितने महीने में क्या होता है, एग्जाम होता है। आप सिंपल सी फॉर्म भरने की जो एंड डेट है उसके 3 से 4 महीने का रेशियो लेके चलो। जैसे कि अगर ककरा पार की बात करोगे तो 10 फरवरी 10 जनवरी, फिर उसके बाद डेट शायद 5 जनवरी डेट थी, फिर शायद उसके बाद डेट बढ़ाकर 20 जनवरी की गई थी। तो 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल, यानी कि सिंपल सा आप समझ लो कि मई में आपका पेपर होने की उम्मीद है। मई से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई चांस है ककरा पार का।
और अगर आप तारापुर की बात करोगे तो लास्ट डेट क्या थी दोस्त, लास्ट डेट थी 28 फरवरी। तो इसका भी कम से कम 3 महीने आप जोड़ लो, मार्च अप्रैल मई, यानी कि जो पेपर होने की संभावना है जून में। मेरे हिसाब से भाई 3 महीने से देखो पहले कोई पेपर नहीं होता, उसके बाद ही होता है। तो ककरापार का मई में होने की संभावना हो सकती है और तारापुर का जून में, इससे पहले होने की संभावना दोस्त क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए नरोरा वाला तो देखो यार प्री ट्रेनिंग वो आ गया था, ठीक है, नरोरा वाला तो अब उसका कभी भी एग्जाम हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है उसका एग्जाम। ठीक है, अब भाई इधर ध्यान लगाओ, इधर ध्यान लगाओ। अब अगला क्या है, फ्लोटिंग होल्डर के साथ रीमर, यानी कि फ्लोटिंग मतलब क्या, फ्लोटिंग, जैसे कि आप लोग नाव में क्या करते हो, फ्लोटिंग करते हो। नाव क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, यानी कि सिंपल समझो क्या होती है, स्वतंत्र होती है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। उसी तरीके से इसमें क्या लगा होता है, फ्लोटिंग होल्डर लगा होता है। इसका क्या होता है भाई, दोष युक्त पार्ट्स के उत्पादन से बचने के लिए और रीमिंग की क्वालिटी में क्या करने के लिए दोस्त, सुधार लाने के लिए रीमर को फ्लोटिंग होल्डर के साथ, किसके साथ भाई, रीमर को फ्लोटिंग होल्डर के साथ प्रयोग में लाया जाता है। फ्लोटिंग होल्डर थोड़े से मिस अलाइनमेंट की पूर्ति कर लेते हैं, यानी कि सिंपल समझो, जैसे कि मान के चलो ये आपका होल है, होल आपका यहाँ पर है, रीमर अगर आप यहाँ पर भी लगाते हो तो यहाँ पर ऊपर क्या लगा होगा, फ्लोटिंग होल्डर, तो भी ये क्या कर लेगा भाई, अलाइनमेंट नहीं है तो भी क्या कर लेगा, ये मिस अलाइनमेंट की पूर्ति कर लेते हैं। और फ्लोटिंग होल्डर प्रायः एंगुलर फ्लोट्स और समांतर फ्लोट्स में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसका फिगर देखो, ये वाला है, ये वाला, ये रीमर है आपका, यहां पर देखो क्या है, क्लियरेंस बना हुआ है, यानी कि इतना ये क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। तो यहीं पे आप लिख लो फ्लोटिंग होल्डर, फ्लोटिंग होल्डर के साथ रीमर, होल्डर के साथ रीमर। तो भाई ये आपका हो गया मशीन रीमर। मशीन रीमर से आपको इतनी ही कहानी याद रखनी है, बहुत ज्यादा जो प्रश्न है वो आपके यहाँ से नहीं पूछे जाते। अब हमको क्या पढ़ना है दोस्त, अब हमको पढ़ना है रीमर को लेते समय निम्नलिखित विवरण ध्यान देना चाहिए, यानी कि रीमर का स्पेसिफिकेशन, यानी कि विशिष्टताएं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है भाई, ये रीमर की विशिष्टताओं की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रीमर की विशिष्टताएं, यानी कि स्पेसिफिकेशन। तो अब देखो सबसे पहले बात भाई, आप क्या करोगे, रीमर का प्रकार, मान के चलो आप मार्केट से रीमर लेने जा रहे हो, स्पेसिफिकेशन क्या है मैंने आपको बताया भाई, रीमर जो है जिस आधार पर, या कोई भी चीज जिस आधार पर मार्केट में मिलती है वही क्या होता है, वही उसका स्पेसिफिकेशन। नए बच्चे जुड़ते हैं तो एक बार फिर से जो है एग्जाम्पल समझा दे रहा हूं, जैसे कि भाई आप बाल्टी लेने जाते हो, बकेट लेने जाते हो, तो उससे क्या कहते हो भाई कि हमको 1 मीटर की बाल्टी दे दो, आप कहोगे नहीं हमको 10 लीटर वाली बाल्टी दे दो या 15 लीटर वाली बाल्टी दे दो। तो यही क्या हो गया, यही हमारी बाल्टी या बकेट का क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया। भाई क्या कहकर आप दुकानदार से कोई चीज लोगे, जैसे कि चीनी लेना है तो कहोगे 1 लीटर चीनी दे दो, तो कहेगा पागल हो गए हो क्या, तो चीनी आप किस में लोगे, केजी में लोगे, कि भाई हमको 1 केजी चीनी दे दो। तो वही क्या हो गया, वही उसका स्पेसिफिकेशन हो गया। तो इसी तरीके से देखो क्या है भाई, रीमर जब आप मार्केट में लेने जाओगे तो उससे दुकानदार से या शॉपकीपर से आप क्या बताओगे कि भाई रीमर का प्रकार, यानी कि रीमर हमको कौन सा चाहिए भाई, हैंड वाला चाहिए या मशीन वाला चाहिए। फिर उसमें भी तरह तरह के रीमर है तो उसको क्या बताओगे, टाइप बताओगे। दूसरा क्या है, फ्लूट्स का प्रकार बताओगे कि हमको कैसा चाहिए भाई, स्ट्रेट फ्लूट चाहिए या आप क्या कहोगे स्पाइरल वाला चाहिए। ठीक है, अगला है उसका साइज। साइज मतलब भाई जिस होल की आपको फिनिशिंग करनी है, मान के चलो 10 mm के होल की आपको फिनिशिंग करनी, तो उसका साइज बताओगे कि भैया हमको 10 mm की जो फिनिशिंग करने वाला क्या दे दो, रीमर दे दो, साइज उसका बताओगे। तो ये साइज हो गया। अब देखो एक जैसे ऐसे है कि जैसे आपको चाहिए हैंड रीमर चाहिए, हैंड पैरेलल शैंक रीमर, सबसे पहले क्या लिखा, हैंड रीमर, हैंड मतलब हैंड रीमर हो गया, देन उसके बाद पैरेलल शैंक रीमर, उसके बाद स्ट्रेट फ्लूटेड, और जो डायामीटर है वो कितना है, 12 mm है। तो इस तरीके से अगर आपको भाई कोई रीमर लेना है तो इतनी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, इतनी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। बताओ भाई यहां से कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है,
यहां से अगर कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो दोस्त तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेवी के पेपर के बारे में भाई जानकारी नहीं है। ठीक है, नेवी के पेपर के बारे में दोस्त क्या है, जानकारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं रीमर ड्रिल साइज की तरफ। यहां पर भी आ गया रीमर ड्रिल साइज। आप कहोगे सर वहां भी था, टैप ड्रिल साइज भी था, अब रीमर ड्रिल साइज भी आ गया। ठीक है भाई, तो इसमें एक ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखो रीमर ड्रिल साइज की आवश्यकता ही क्यों है भैया, देखो सिंपल सा आपने एक होल बनाया। ठीक है, एक होल बनाया मेरे दोस्त, कितने एमएम का एक होल बना आपको चाहिए, फिनिश्ड होल चाहिए कितने का, आप कहोगे 10 एमएम का हमको जो है फिनिश्ड होल चाहिए, 10 एमएम डायामीटर का फिनिश्ड होल चाहिए। अब अगर मान के चलो आप ड्रिलिंग जो करते हो वही 10 एमएम की कर देते हो, जब आप ड्रिलिंग करोगे अगर ड्रिलिंग ही आप 10 एमएम की कर दोगे तो भाई फिनिशिंग कैसे करोगे, 10 एमएम का रीमर आएगा इसमें घूम जाएगा और फिनिशिंग होगी ही नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आपको 10 एमएम का फिनिश्ड होल चाहिए तो आप क्या करोगे, रीमर का जो ड्रिल है होल करोगे वो फिनिश्ड होल से थोड़ा सा छोटा करोगे। यानी कि मान के चलो कि एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, अभी मैं निकालने का फार्मूला बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना होगा। जैसे कि 10 एमएम है, 10 एमएम का आपको फिनिश्ड होल चाहिए तो आप इसको बना लो 9.85 का। मतलब जो आप ड्रिल करो, एक एग्जांपल में बता रहा हूं भाई, ये फिक्स नहीं है, एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप ड्रिल कर लो वो ड्रिल कर लो आप कितने का भाई, 9.85 एमएम का। ठीक है, कितने का कर लो, 9.85 एमएम का। अब जब 10 एमएम का रीमर आप यहाँ पे लाओगे, कितने एमएम का दोस्त, जब आप यहाँ पर 10 एमएम का रीमर लाओगे, ये रीमर का जो साइज है कितना है 10, तो ये 0.15 एमएम मेटल है, क्या करेगा, यहां पर देखो क्या है, ये यहां से 0.15 एमएम मेटल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और आपको क्या कर देगा भाई, 10 एमएम का फिनिश्ड होल दे देगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से आपको क्या आएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है रीमर ड्रिल साइज का निकालने का। आप यहां पे लिखोगे RDS, पहले पूरा फार्मूला लिख लो भाई, पहले आप क्या लिखोगे, रीमर ड्रिल साइज, रीमर ड्रिल साइज बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे रीमर साइज माइनस, आप यहां पर क्या लिखोगे, अंडर साइज प्लस क्या लिखोगे, ओवर साइज, प्लस क्या लिखोगे भाई, ओवर साइज। तो ये क्या होता है दोस्त, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक है, रीमर ड्रिल साइज निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्त वो क्या होता है, वो आपका यही होता है। नहीं यार, रीमर का जो मिलिंग मशीन में तो नहीं करते भैया, मेरे हिसाब से जो रीमर का उपयोग है वो मिलिंग मशीन में नहीं करते। तो आप क्या कहोगे, RDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये अंडर साइज और जो ये ओवर साइज है ये क्या बला है, ये तो हमारे लिए खतरा है, हम कैसे इसको निकालेंगे, या एग्जाम में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, बिल्कुल संजीव भाई आपका उत्तर सही है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पर कि देखो भाई अंडर साइज और ओवर साइज आपको दिया रहता है, क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है दोस्त अंडर साइज ओवर साइज का, तो ये आपको क्या दिया रहता है, प्रश्न में दिया रहता है कि अंडर साइज इतना है, ओवर साइज इतना है और रीमर जो है 10 एमएम का है। तो हमको बताइए कि अगर 10 रीमर ड्रिल साइज है, जो ड्रिल साइज है रीमर के लिए वो हमको कितना करना होगा। तो पहली चीज तो आप देखो भाई यहाँ पर टेबल। ठीक है, ये क्या है दोस्त, ये है आपका रीमिंग के लिए अंडर साइज का टेबल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ज्यादातर प्रश्नों में आपको ये वैल्यू दिया रहता है कि अंडर साइज भाई इतना है और ओवर साइज इतना है, लेकिन अगर मान के चलो आपको ऐसा नहीं दिया, ठीक है, मान के चलो एग्जामिनर का दिमाग घूम गया, कहेगा भैया नहीं देंगे हमारी मर्जी, हम आपको अंडर साइज ओवर साइज नहीं देंगे, आपको बस हम ये बता देंगे कि भैया 10 एमएम का रीमर है, रीमर साइज कितना है 10 एमएम है,
इसके लिए आपको क्या निकालना है दोस्त, इसके लिए आपको आरडीएस निकालना है, रीमर ड्रिल साइज आपको निकालना है। तब आप क्या करोगे, तब तो आप फंस जाओगे। आप तो एग्जामिनर का वेट कर रहे थे कि भाई अंडर साइज ओवर साइज देगा, और उसने दिया ही नहीं। तब आपको दोस्त ये टेबल आपके काम में आएगी, और आपको ये टेबल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे कि देखो यहां पर क्या है कि रीमर किए गए होल का व्यास, अगर रीमर जो किया जाने वाला है होल का व्यास अगर कितना है 5 mm तक है, कितना है दोस्त 5 mm तक, तो आपको जो रफ बोर के लिए होल पर जो अंडर साइज लोगे वो कितना लोगे 0.1 से 0.2 mm। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितना लेना है। आप कहोगे सर 0.1 ले या 0.2, अभी मैं ये भी बताऊंगा। दूसरा है आपका 5 से 20 mm तक, अगर होल का साइज क्या है 5 से 20 mm तक, तो आप क्या कहोगे कितना लोगे 0.2 से 0.3 mm आप लोगे, क्या लोगे अंडर साइज। अभी ओवर साइज की बात नहीं हो रही, अभी किसकी बात हो रही है, अंडर साइज की। अगला है आपका अगर 21 से 50 mm है तो अंडर साइज कितना लोगे 0.3 से 0.5 mm। तो आप कहोगे सर इसमें से कौन सा लेंगे, तो भाई सिंपल सा देखो 5 के जितना करीब रहेगा तो 0.2 वाला ले लेना, और 20 के जितना करीब रहेगा 0.3 वाला ले लेना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों एक बार रख के क्या करना, कैलकुलेट करना, जिससे आंसर मैच हो जाता है वही वाला क्या हो जाएगा, वही आप रख लेना। सिंपल सी बात मेरी समझ रहे हो। अगर अंडर साइज आपको नहीं दिया है तो, जो कि ऐसा होता नहीं है, हमेशा आपको अंडर साइज और ओवर साइज लिख के देता है। अगर नहीं देता है, मान के चलो मैं आपसे कहूं भाई जो रीमर साइज है या जो होल का डायमीटर है वो 7 mm है, तो आप कहोगे हम 0.2 रखें कि 0.3 रखें। तो भाई देखो पहला जो 7 है वो किसके करीब है, तो आप कहोगे 5 के नजदीक है ना, तो आप 0.2 रखो। अगर आपको कंफ्यूजन है भाई कि उत्तर गलत हो सकता है, तो एक बार अंडर साइज 0.2 रखो और एक बार अंडर साइज 0.3 रखो, जिससे आंसर मैच हो जाए वही ऑप्शन क्या कर देना दोस्त, सही कर देना। तो ये तो आपका क्या हो गया भाई, ये आपका अंडर साइज हो गया। और अगला है आपका ओवर साइज। तो क्या है भाई, यह रीमर के लिए ओवर साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के लिए जो ओवर साइज है वो 0.05 mm माना जाता है। यानी कि जो व्यास है कितना भी हो, 10 हो 20 हो 30 हो 50 हो, ओवर साइज आप हमेशा कितना लेंगे 0.05 mm लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। तो अब बस आपको छोटी सी टेबल याद करनी है अंडर साइज वाली। ओवर साइज आपने फिक्स कर लिया कि भाई कितना होगा 0.05 mm आपका होगा। तो अब इस तरीके से अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछे भाई, तो बता सकते हो कि नहीं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न लिखता हूं भाई मैं, आप लिखो एक माइल्ड स्टील के वर्कपीस में 12 mm का रीमर होल बनाना है। यानी कि सिंपल समझो भाई, रीमर होल का मतलब 12 mm फिनिश्ड साइज का रीमर होल हमको चाहिए, उसमें 12 mm का रीमर होल बनाना है। तो आरडीएस की गणना आपको, ड्रिल कितने का हम करेंगे, तो आरडीएस की गणना करें। आरडीएस की गणना यानी कि आरडीएस को आपको क्या करना है दोस्त, कैलकुलेट करना है। ठीक है, आरडीएस की गणना करना है आपको। तो सिंपल आप यहां पर क्या कहोगे भाई, कितना है 12 mm है, कितना है 12 mm है। ठीक है, तो आरडीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एस माइनस अंडर साइज प्लस आप क्या कहोगे ओवर साइज, अंडर साइज प्लस आप क्या कहोगे भाई ओवर साइज। ठीक है, तो आरडीएस तो आपको निकालना ही है, आरएस आपको कितना है 12 माइनस, अब देखो यहां पर क्या है 12 mm है, तो 12 mm के लिए देखो अंडर साइज क्या लोगे, यहां से 12 किसके बीच में है 5 से लेके 20 में, तो 0.2 रख लो या 0.3 रख लो,
एग्जाम में जब आपको ऑप्शन देगा तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना रहेगा दोस्त, चेक करना रहेगा। तो जैसे कि मैं 0.2 यहाँ पर रख लेना हूँ, ठीक है। अंडर साइज कितना रख ले रहा हूँ भाई, 0.2 प्लस ओवर साइज आपका हमेशा रहेगा 0.05। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, RDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस यहाँ पे 0.25 हो जाएगा। तो आप कहोगे RDS इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11.75 mm। यानी कि भाई अगर आपको 12 mm का फिनिश्ड रीमर होल चाहिए, रीमर के द्वारा फिनिशिंग किया हुआ होल कितना होना चाहिए, 12 mm का, तो आपको दोस्त जो ड्रिल करना होगा वो कितने का करना होगा, 11.75 का करना होगा। कितना करना होगा दोस्त, 11.75 का करना होगा। अब बताइए यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? तो दोस्त कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपसे रीमर से प्रश्न बनते हैं वो कर लिया जाए, कुछ इसके बाद प्रश्नों को कर लिया जाए, और हमारा ये चैप्टर और ये क्लास दोनों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलिए भाई बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं भाई? चलिए आगे बढ़ा जाए। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लिया जाए, और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को दोस्त यहाँ पर क्या कर लिया जाए, कर लिया जाए। चलिए तो अब क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप क्या लिखोगे कि रीमिंग करने से पहले ड्रिलिंग या कोर ड्रिलिंग करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। रीमिंग करने से पहले आप क्या करोगे, ड्रिलिंग करोगे। ये फैक्ट है, सभी को पता है। ठीक है भाई, अगला देखो क्या है, ड्रिलिंग और कोर ड्रिलिंग इज मैंडेटरी बिफोर क्या हो जाएगा, रीमिंग। अगला क्या है, रीमर ड्रिल साइज ऐसा चुनना चाहिए कि रफ रीमिंग के लिए 0.1 mm से 0.15 mm और फिनिश रीमिंग के लिए 0.05 से 0.02 mm क्या मिल जाए, अलाउंस मिल जाए। ठीक है, कोई भी रख दो यार, सम्राट मंडल मेरे भाई बताया तो ना मेरे दोस्त, इतना चिल्ला चिल्ला के बता तो रहा हूं भाई, चिल्ला चिल्ला के बता तो रहा हूं कि ऑप्शन के हिसाब से आप दोनों रख के चेक कर लेना दोस्त। जिसपे मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया, सिखाया, अब आपको क्या करना है भाई, ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना मेरे भाई। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना एक बार कि 0.2 रखने से मैच कर रहा है कि 0.3 रखने से मैच कर रहा है। पहली चीज मेरी दोस्त एक बात ये नोट कर लो कि 99% प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अंडर साइज ओवर साइज आपको दिया रहता है, बस आपको कैलकुलेट करना रहता है। 1% चांस भी मैं नहीं छोड़ना चाहता, इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि भाई अगर ऐसा प्रश्न पूछे जिसमें ओवर साइज ना दिया हो और अंडर साइज ना दिया हो तो भी आप प्रश्न छोड़ो नहीं, प्रश्न करके आओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त 99% जो आपके प्रश्न रहते हैं उसमें क्या रहता है, उसमें अंडर साइज और ओवर साइज आपको दिया रहता है। चलिए अभी हर्ष को नहीं समझ में आया मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं समझना है मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें कुछ नहीं समझना है। RDS इक्वल टू क्या हो गया, RS, ये फार्मूला आपको पता होगा मेरे भाई, ये फार्मूला आपको क्या होगा, पता होगा। रीमर ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। मैंने आपको क्या बताया कि जो रीमिंग के लिए अंडर साइज होगा ये होल का डायामीटर है। ये क्या है दोस्त, होल का डायामीटर है। अगर होल का डायामीटर यहां से इस रेंज तक है तो आप क्या कहोगे, इसमें से आप अंडर साइज ले सकते हो। अब जैसे कि ओवर साइज का मैंने बताया कि ओवर साइज हमेशा क्या रहेगा दोस्त, प्रत्येक होल के डायामीटर के लिए 0.05 mm रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर रीमर ड्रिल साइज हमने रखा, रीमर साइज हमको दोस्त क्या दिया, 12 दिया, 12 दिया ना, ये मेरे दोस्त समझ में आया। अब अंडर साइज आप 0.2 भी ले सकते हो, 0.3 भी ले सकते हो, हमने क्या लिया 0.2 लिया। ओवर साइज आपका मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के व्यास के लिए, किसी भी व्यास के लिए कितना होगा, 0.05 mm होगा। तो 12 माइनस इन दोनों को ऐड करोगे भैया, जोड़ घटाना तो जानते होगे ना, ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। तो 12 माइनस 0.25 आप कर दोगे
तो क्या हो जाएगा 11.75 mm आपका रीमर ड्रिल साइज का उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई अब समझ में आया कि नहीं? नहीं तो फिर समझाया जाए, फिर कोशिश किया जाए। ठीक है, समझाना देखो दोस्त मेरा कर्तव्य है, लेकिन समझना भी आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि आप जो है दिमाग अपना बंद करके बैठे रहो, आपको कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करिए। क्लास देखो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्त, थोड़ा सा माइंड जो है हैंग तो करेगा ही। ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ। अब आइए देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिए 2, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि रीमर की कटिंग एज प्रायः इस प्रकार बने होते हैं कि रीमर को क्लॉकवाइज घुमाने पर ही कटिंग होती है। ये क्या है भैया? प्रश्न है। और क्या है मेरे दोस्त? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रीमर कब कटिंग करेगा? जब आप क्या कहोगे मेरे दोस्त? कब क्या? ठीक है, जब आप क्या कहोगे कि भैया जब रीमर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में आप क्या करते हो? घुमाते हो, तभी रीमर कटिंग करता है। इसलिए रीमर को एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना चाहिए। ये क्या है? प्रश्न है। यानी कि द कटिंग एज ऑफ द रीमर इज यूजुअली मेड इन सच ए वे दैट कटिंग इज डन ओनली बाय रोटेटिंग द रीमर क्लॉकवाइज, सो द रीमर शुड नॉट बी रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज वाइल रीमिंग। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज वाइल रीमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पॉइंट्स है दोस्त, सभी प्रश्न है, ये आप पॉइंट बस जल्दी जल्दी पढ़ लो, क्लास आपकी ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। कि क्या है भाई? हेलिकल फ्लूटेड हैंड रीमर पर प्रायः लेफ्ट हैंड हेलिक्स बना होता है। हेलिक्स यानी कि जो यार फ्लूट्स कटे होते हैं। हेलिक्स एंगल क्या होता है? आप पढ़ चुके हो ड्रिल में, जिस पर क्या कटे होते हैं? फ्लूट्स कटे होते हैं। यानी कि देखो, अगर ये मान के चलो रीमर है, हेलिक्स फ्लूटेड है, तो फ्लूट्स किस दिशा में कटे होंगे? लेफ्ट दिशा में कटे होंगे। इस दिशा में क्या होंगे? कटे होंगे। ठीक है, जिससे कटिंग एक्शन क्या होता है? स्मूथ बनता है और फिनिश जो है क्या होती है दोस्त? अच्छी आती है। इंग्लिश वाला बच्चा क्या होगा? इंग्लिश में सारी चीजों को पढ़ता हुआ चलेगा। अगला है रीमिंग करने से सुराख के साइज, परिशुद्धता, सरफेस फिनिश और राउंडनेस में क्या आता है दोस्त? सुधार आता है। यानी कि रीमिंग इंप्रूव द साइज, प्रिसीजन, सरफेस फिनिश एंड राउंडनेस ऑफ द, यहां पर क्या कहोगे? राउंडनेस ऑफ द फोल। ठीक है, राउंडनेस ऑफ द फोल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो अधिकतर रीमर में असम स्पेसिंग के टीथ बने होते हैं, जिससे रीमिंग करते समय चेंटरिंग कम होती है। यानी कि स्पेसिंग जो है समान नहीं होती है। ठीक है, कैसी होती है? असम होती है, यानी कि अनइवन आप इसको लिख सकते हो, अनइवन, अनइवन। ठीक है, अनइवन स्पेसिंग होती है, जिससे चेंटरिंग क्या होती है? कम होती है। अगला है स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर की अपेक्षा हेलिकल फ्लूटेड रीमर के निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीमर होते हैं क्या होते हैं? स्ट्रेट फ्लूटेड होते हैं, हेलिकल होते हैं। हेलिकल वाले का लाभ क्या है दोस्त? ये आपको देखना है कि पहला है हेलिकल वाले का लाभ क्या है? पहला कहा गया, पहला है कि चेंटरिंग नहीं होती है। दूसरा क्या है आपका? कि चिप्स आसानी से बाहर निकल आते हैं। तीसरा है फिनिश अच्छी आती है। चौथा है स्लॉट या की वाले सुराख में रीमिंग आसानी से की जा सकती है। तो ये किसके लाभ है भाई? ये है आपके हेलिकल फ्लूटेड। हेलिकल मतलब उसे स्पाइरल भी बोलते हैं या ट्विस्ट भी, यानी कि किसी एंगल पर दोस्त क्या कटे होंगे? फ्लूट्स कटे होंगे। तो वही क्या हो जाएगा? हेलिकल फ्लूटेड रीमर। और इसके क्या होते हैं भाई? निम्नलिखित लाभ होते हैं। अगला है पॉइंट पर चैम्फरिंग के कारण रीमर को रीमिंग करने वाले सुराख में आसानी से लोकेट किया जा सकता है। चैम्फरिंग आगे होती है, मैंने आपको बताया किस कोण पर होती है? 45 डिग्री पर। यह प्रश्न पूछा जाता है, जिससे क्या होता है? रीमर आसानी से क्या होता है दोस्त? होल में फिट हो जाता है, आसानी से होल में बैठ जाता है। 9वां पॉइंट है कि मशीन रीमर के द्वारा रीमिंग करते समय रीमिंग की स्पीड ड्रिलिंग की स्पीड की क्या होनी चाहिए दोस्त? प्रायः आधी रखी जाती है। यानी कि कैसी होनी चाहिए? ड्रिलिंग की स्पीड की आधी होनी चाहिए। यही आपके लिए क्या है? प्रश्न है, और यही प्रश्न आपको ध्यान रखना है। अगला है जब टेपर रीमिंग करनी हो तो होल की स्टेप ड्रिलिंग करने से टेपर रीमर पर जो तनाव है उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। मान के चलो अगर आपको टेपर रीमिंग करनी है, और पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? स्टेप ड्रिल पढ़ाया था ना। अगर आपने उसकी स्टेप ड्रिलिंग करी है तो टेपर रीमर पर जो तनाव है, टेंशन है, उसको क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। अब आपकी बारी है मेरे दोस्त क्या करने की? प्रश्नों का जवाब देने की। मैक्सिमम प्रश्न आप यहाँ पे पढ़ चुके हो,
जो एक दो प्रश्न आपने नहीं पढ़े वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस प्रश्न के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बताइए पहले प्रश्न का उत्तर। अब जल्दी जल्दी आप लोग क्या करेंगे दोस्त, उत्तर लिखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे भाई, प्रश्नों के उत्तर देना जो है शुरू कर देंगे। बताइए। बताइए भाई पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, वर्क पीस की चिकनाई और सटीकता के लिए ड्रिलिंग या बोरिंग के बाद की जाने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो आप कहोगे सर रीमिंग कहते हैं। क्या इसमें कुछ जानना है, नहीं भैया। अगला है, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, मैंने आपसे कहा था कि भाई मेरे जो प्रश्न पूछेगा वो आपसे ऐसे ही पूछेगा। ज्यादातर 99% प्रश्न जो रहेंगे उसमें आपको अंडर साइज और ओवर साइज दिया रहेगा, सिर्फ अब आपको उसको फार्मूले में पुट करना रहेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग मास्टर कोर्स कर रहे हैं, मास्टर थियरी का कोर्स कर रहे हैं, तो भाई मेरी जिम्मेदारी है कि जो एग्जामिनर के दिमाग में प्रश्न बन सकता है वो मैं पहले से अपने दिमाग में रख के आपको सारी चीजें कराऊं। इस वजह से मैंने टेबल, अंडर साइज का टेबल और ओवर साइज का टेबल आपको बताया, ताकि अगर मान के चलो किसी प्रश्न में ऐसा ना दे, अंडर साइज ओवर साइज ना दे, तो आप क्या कर पाओ, तो भी आप उसको कर पाओ। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 12 mm व्यास के रीमर से मृदु इस्पात का छिद्र बनाना है। किसका छिद्र बनाना है भाई, माइल्ड स्टील का होल बनाना है। अगर अंडर साइज आपका 0.3 mm और ओवर साइज कितना है 0.05 mm, जो कि आप जानते हो कि सभी प्रकार के व्यास के होल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो रीमिंग से पहले ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग व्यास कितना होगा, तो आपको पता है मेरे दोस्त RDS इक्वल टू RS माइनस, देखो ये फार्मूला मैं दोस्त बार बार इसलिए लिखता हूं, आपको भी लिखना चाहिए ताकि ये आपको याद हो जाए। आपको फार्मूला 2-3 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, अंडर साइज प्लस क्या करोगे, ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यहाँ पे RDS निकालने के लिए RS कितना है, रीमर साइज कितना है 12 माइनस आप क्या कर दोगे, अंडर साइज है 0.3 प्लस 0.05, ठीक है। तो आप क्या कहोगे 12 माइनस कितना कर दोगे दोस्त, 12 माइनस 0.35 आप कर दोगे, तो कितना आएगा 11.65, यानी कि जो रीमर ड्रिल साइज होगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा आपका 11.65, ठीक है, 11.65 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हर्ष ऋषिकेश का उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसी रीमर का इस्तेमाल के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी कि किसे जो है रीमर के प्रयोग द्वारा हम लोग नहीं कर सकते हैं। छेदित किए गए छिद्र की सफाई भाई ये तो कर सकते हैं, छिद्र में टेपरिंग भी कर सकते हैं, छिद्र को जो स्ट्रेटनिंग ऑफ होल टेपर, यानी कि टेपर में अगर होल है तो उसको सीधना भी कर सकते हैं। अगला है छिद्र की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ होल, यानी क्या भैया आप रीमर से कहीं किसी बॉडी में होल नहीं है तो क्या नया होल बना सकते हो, नहीं, रीमर से नहीं कर सकते। उसके लिए अगर नया होल हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई, ड्रिलिंग का प्रयोग करेंगे। तो रीमर द्वारा जो होल है, न्यू होल है, उसको नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है रीमर में प्रदान किए गए भाग का पायलट का जो कार्य होता है, ठीक है, जो आपने पायलट रीमर में पढ़ा था, पायलट का क्या कार्य होता है भाई, तो आप कहते हो संकेंद्रित छिद्र की क्या करना, फिनिशिंग करने के लिए। जो पायलट होता है दोस्तों वो किस लिए प्रयोग होता है, तो आप कहोगे संकेंद्रित छिद्र की क्या करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए प्रयोग होता है। जो कि दोस्त सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूं। अगला देखो क्या है, एक 5-6H7 छिद्र एक स्टील वर्क पीस में रीमिंग करना है तो किस आकार की ड्रिल की क्या होगी दोस्त, आवश्यकता होगी। अब देखो भाई यहाँ पर जो डायामीटर है कितना है, 6 mm है, 6 mm है, रीमर का डायामीटर कितना है, 6 mm है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे भैया, RDS इक्वल टू RS
माइनस अंडर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो क्या हो जाएगा, आर एस आपका 6 है माइनस, अब देखो यहां पर अंडर साइज क्या लोगे भाई, अंडर साइज देखो यहां पर क्या लोगे बताओ, टेबल से देखो यहां पर। तो यहां पर देखो भाई 5 से 20 तक अगर है, 5 से 20 तक है तो 0.2 से 0.3 आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब देखो क्या है 0.2 मतलब 5 से 6 जस्ट एक ही आगे है, तो 0.2 आप ले सकते हो। तो यहां पे अंडर साइज आप क्या लोगे भैया, अंडर साइज आप क्या लोगे, तो आप कहोगे सर अंडर साइज हम लोग ले लेते हैं 0.2, 0.2 प्लस ओवर साइज आपको पता है 0 पॉइंट क्या होगा भाई, 0 पॉइंट क्या होगा 0.05, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लोगे 6 माइनस 0.25, तो क्या हो जाएगा 5.5, यानी कि आर डी एस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई 5.5 आपका हो जाएगा, ठीक है, 5.5 आपका हो जाएगा, ठीक है। नहीं भाई यहाँ पे देखो गड़बड़ है, 6 माइनस क्या करोगे 0.25 आप करोगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, यह आएगा 5.75, आरडीएस आपका कितना आएगा 5.75। तो ये किसके नजदीक है भाई, किसके करीब है, तो आप कहोगे 5.8 के एकदम नजदीक है। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आ जाएगा, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ, जल्दी आ जाएगा भाई, अभी तो आईएलपी की वैकेंसी नहीं आई है। बेसिक साइंस का जो कोर्स है वो जल्दी हमारे एप्लीकेशन पर आ जाएगा, मार्च तक आ जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करो दोस्त, अच्छा जो कंटेंट है आपको पढ़ाया जाएगा, और थोड़ा सा भी वेट करो, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई, तब तक आप क्या कर सकते हो कि सीबीटी 1 की जो प्रिपरेशन है, अगर आपके दिमाग में एएलपी चल रहा है तब तक आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहो, क्योंकि सीबीटी 1 में मैथ आप पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, साइंस भी आप पढ़ते हो, तो सारी तैयारी तो आपकी सीबीटी 2 की भी हो रही है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा सा वेट करो दोस्त, अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो, क्योंकि अगर जल्दबाजी मैं भी करूंगा, मेरे पास समय नहीं रहेगा, तो फिर अच्छा कंटेंट मेरे को क्या है यार, मैं कोर्स लॉन्च ही कर दूंगा, लड़के ले भी लेंगे, लेकिन मुझे पता है अभी कि मैं अपना 100% अभी कुछ दिन अभी व्यस्तता के कारण 10 से 15 दिन अभी कम से कम मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, बस यही रीजन है दोस्त की कोर्स नहीं ला रहा हूं, नहीं तो मैं तो लॉन्च कर दूं, आप लोग कह ही रहे हो, मुझे क्या है आप लोग फीस दे ही दोगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं 100% उसमें अभी नहीं दे पाऊंगा, इस वजह से दोस्त थोड़ा सा क्या है अभी डिले कर रहा हूं, लेकिन जब भी आएगा आपका शानदार कोर्स आएगा, ठीक है। अगला देखिए, बहुत ही कम मेटल हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेरे भाई ये प्रश्न अभी मैंने आपको नोट के माध्यम से लिखाया, पॉइंट के माध्यम से लिखा है, जल्दी से एक बार उत्तर दे दो कि बहुत कम मेटल अगर आपको हटाना है, बहुत कम मेटल अगर आपको हटाना है भाई, तो किसका प्रयोग किया जाएगा, मैंने अभी आपको बताया मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया किसका उपयोग किया जाएगा, बताइए, ठीक है बताइए भाई, मैंने अभी आपको बताया कि किसका उपयोग किया जाएगा। मेरे दोस्त उत्तर गलत मत कर देना, ठीक है, उत्तर गलत मत कर देना भाई। चलिए अब आपकी बारी है भाई, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हर्ष का उत्तर आ रहा है बी, बिल्कुल सही है भाई, बहुत कम मेटल हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत कम मेटल हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एडजस्टेबल रीमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। अब बताइए, आज प्रश्न यहीं तक रखते हैं, ठीक है, प्रश्न यहीं तक है, और रीमर भी टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। अब बताइए दोस्त, क्लास आपको कैसी लगी, एक बार अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको मेरी तरफ से, जहां पर जैसे कि बहुत जगह आज 7 फरवरी है, तो बहुत जगह जो होली है वो आज ही, जैसे कि वेस्ट बंगाल वगैरह है, होली आज ही मनाई जा रही है, जबकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में जो है दोस्त होली कल मनाई जाएगी, यानी कि 8 मार्च, सॉरी मैंने फरवरी शायद बोल दिया था, 8 मार्च को होली हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी। तो आप सभी को भाई तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास आपने करी, बहुत अच्छी बात है, कम ही बच्चे थे, लेकिन जो बच्चे थे वो रेगुलर वाले थे, बहुत अच्छी बात है दोस्त, आपने क्लास नहीं छोड़ी, अब मनाओ ना यार दिन भर होली, ठीक है। तो यही है डेडिकेशन, यही है आपका परिश्रम दोस्त, जो आपको औरों से अलग बनाता है और आपको सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, फॉर्म तो सभी भर रहे हैं, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, कोर्स सभी ने ले रखा है, लेकिन अलग क्या है आपके अंदर दोस्त, अलग यही है
कि अगला बंदा होली की तैयारी कर रहा है और आप क्या कर रहे हो, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यही जो लेवल है, यही जो डिफरेंस है, यही दोस्त आगे एक नंबर आधे नंबर से दिखता है। और यही होता है कि कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है और कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता है। वो डिफरेंस दोस्त क्या होता है, धीरे धीरे ही ऐसे अंतर पैदा होता है। मान के चलो जैसे कि उसने एक दिन क्लास नहीं करी, हफ्ते में 2 दिन क्लास नहीं करी, आपने 2 दिन क्लास करी। अब उसके बाद जब वो क्लास कर रहा होगा तो आप अपना क्या कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे। तो यही जो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त, यही डिफरेंस लाती। क्योंकि देखो दोस्त, कंपटीशन बहुत है, लड़के बहुत है, मारामारी बहुत है। तो जो डिफरेंस क्रिएट करना है वो आपको ही करना होगा, अपनी मेहनत से, अपने डेडिकेशन से। भाई अगर हमको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले हमको यही काम करना है, बाकी चीजें बाद में। ठीक है भाई, चलिए सभी को दोस्त हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपको लाइव में शेड्यूल कर दी गई है, आपको वहां पे दिख रही होगी। उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।